सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग पिछले क्लास में 101 और 102 के ऊपर चर्चा कर रहे थे, सेक्शन 101 102। मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से सेक्शंस हम देखेंगे, तो थोड़ा एक बार सीक्वेंस बता देता हूँ। हम अभी 101 से शुरू किए हैं वैसे तो, बट टोटल हम 96 से शुरुआत करेंगे। 96 ये एजीएम से डील करता है, एनुअल जनरल मीटिंग। ये क्या होती है ये हम देखेंगे। एनुअल जनरल मीटिंग कैसी होती है, क्या होती है, कब होती है, क्यों होती है, ये सब चीज़ें समझेंगे। 97 97 98 ये दोनों डील करते हैं पावर ऑफ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी बुला सकता है जनरल मीटिंग को, तो पावर ऑफ एनसीएलटी, एनसीएलटी कैन कॉल द एजीएम। 97 एजीएम से डील करता है और 98 ईजीएम से डील करता है। दोनों सिमिलर हैं, तो दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। दोनों में ये बोला है कि एनसीएलटी कुछ केसेस में बुला सकता है मीटिंग्स को, और 97 बोलता है एनुअल जनरल मीटिंग बुला सकता है, 98 बोलता है एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग बुला सकता है। 99 ये पेनल्टी है, अगर 96 97 98 का पालन नहीं होता है तो पेनल्टी लगेगी, ये है। अभी ये सब पढ़ने के हम 100 एक्स्ट्रॉर्डनरी जनरल मीटिंग है। ईजीएम कैसे बुलाई जा सकती है, कौन बुला सकता है, इसकी क्या प्रोसेस है, तो ये सब चीज़ें हमको समझना है। फिर 101 अभी जो हमने देखा, नोटिस। नोटिस कैसा होना चाहिए ये हमने देख चुके हैं, बाकी ऊपर के अभी देखने बचे हैं। 102 पिछली क्लास में देखा, शुरू किया था, जिसमें हमने एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोला था। इसका एक्चुअली नाम है स्टेटमेंट टू बी अनेक्स्ड विथ नोटिस। इसको हम वैसे एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं। आप अगर सेक्शन की वर्डिंग्स पढ़ोगे तो वहाँ कहीं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नाम का वर्ड नहीं दिखेगा आपको। वहाँ सिर्फ ये लिखा है कि एवरी आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेस शुड बी अकम्पेन्ड बाय अ स्टेटमेंट। सिर्फ इतना लिखा है कि उसके साथ एक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है, बट कई ज़माने से उसको हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते आ रहे हैं। और भले ये सेक्शन में नहीं है, बट बाकी के कुछ सेक्शंस जब हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 68 वगैरह पढ़ेंगे, बायबैक, फिर सेक्शन 42 पढ़ेंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट, उनमें हम देखेंगे वहाँ ये वर्ड दिखता है आपको कि एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट जो लगा रहता है स्पेशल बिजनेस के साथ, तो उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें बताना है। तो 102 ये हमने पिछली क्लास में देखा, एक बार फिर से इसको हमको अभी देखना है। फिर 103 104 ये भी हम एक एक करके अभी चालू करेंगे। तकलीफ ज़्यादा देता है मेरा पेन, बीच में लैपटॉप तकलीफ देता था, पेन तकलीफ देता, क्या लेना पड़ता, या तो नारियल फोड़ना पड़ता लैपटॉप पे, नहीं। चलो खैर, तो 101, हाँ कभी कभी पांचट मारता हूँ ना मैं, आप भी सोचोगे सर क्या था ये। ठीक है, तो अच्छा हमेशा ठीक है, जाऊ द्या, काय करायचं आहे आपल्याला। तो लेंथ ऑफ नोटिस देखा था हमने सबसे पहले सेक्शन नंबर 101 में, जिसमें हमने देखा था लेंथ ऑफ 21 क्लियर डेज होना चाहिए। 21 क्लियर डेज का मतलब है 21 डेज प्लस 2 डेज फॉर ट्रांसमिशन प्लस 1 डे जिस दिन नोटिस भेजा प्लस 1 डे जिस दिन मीटिंग है, तो टोटल 25 डेज होते हैं। बट शॉर्टर नोटिस विल बी वैलिड इफ कंसेंटेड बाय 95% ऑफ द मेंबर्स एंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट द मीटिंग। से कंसेंट ली जाती है या तो राइटिंग में या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। फिर कंटेंट में हमने देखा था प्लेस, डे, डेट, टाइम एंड एजेंडा। तो ट्रांजेक्शन्स जो भी करना है, बिजनेसेस जो भी ट्रांजेक्ट करना है, उसके बारे में लिखा होता है इसमें। फिर पर्सन्स एंटाइटल में मेंबर अगर जीवित है तो गचक चुका है तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के असाइनी, ऑफिशियल असाइनी इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी, एंड ऑडिटर्स एंड डायरेक्टर्स को भी नोटिस भेजे जाते हैं। एक्सीडेंटल ओमिशन विल नॉट इनवैलिडेट द प्रोसीडिंग मीट। फिर अथॉरिटी देखे थे डायरेक्टर, शेयर होल्डर एंड ट्रिब्यूनल। कुछ और भी रेसिपेंट्स होते हैं, ये भी बताया था मैंने, जो कि कानून के हिसाब से नहीं है बट कोई और रूल के हिसाब से आ सकते हैं। सर्व कैसे होना चाहिए, तो सर्विस या तो आप हैंड डिलीवरी भी दे सकते हैं, पर्सनली जाके छोड़ दो, या फिर पोस्ट से आप भेज सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से भी भेज सकते हैं, कुछ केसेस में पेपर पब्लिकेशन भी चलता है। कंटेंट देख चुके हैं। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की चर्चा किए थे हमने। एक स्टेटमेंट लगाना पड़ता है सेटिंग आउट ऑल द मटेरियल फैक्ट्स विथ एवरी आइटम, जो भी स्पेशल बिजनेस से डील करता है, तो ये स्टेटमेंट लगाना है। इसमें क्या क्या चीज़ें बताना पड़ता है, पहली चीज़ हर एक मटेरियल फैक्ट बताना चाहिए दैट विल एनेबल दी
मेंबर्स टू टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, जिससे वो डिसीजन ले सकते हैं, वो हर फैक्ट उनको बताना चाहिए, जिसका डिसीजन चेंज हो सकता है, हाँ से ना या ना से हाँ हो सकता है, वो चीज़ें बताना। दूसरी चीज़, उसमें हर एक डायरेक्टर, मैनेजर की मैनेजरल पर्सन या उसके रिलेटिव का अगर कोई भी इंटरेस्ट है तो वो करना पड़ता है। तीसरी चीज़ जो हमने सबसेक्शन 3 में देखे थे, अगर कोई डॉक्यूमेंट कोई कॉन्ट्रैक्ट से डील कर रहे हैं हम, तो डॉक्यूमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को देखने की एक जगह और एक वक्त बताया जाएगा कि ये वक्त इतने ये जगह पे आप आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स पढ़ने को समझने को मिल जाएंगे। इसके अलावा कौन से बिजनेसेस ऑर्डिनरी है और कौन से स्पेशल है, वो भी सेक्शन 102 में ही लिखा है। हर बिजनेस स्पेशल हो जाएगा अदर देन 4 बिजनेसेस। 4 जो ऑर्डिनरी चीज़ें हैं जो कि एजीएम में होती है, अडॉप्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, फिर डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड बांटना, ये एक ऑर्डिनरी बिजनेस है जो जनरली होता ही रहता है एजीएम में, एनुअल जनरल मीटिंग में। अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड फिक्सिंग द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर्स। तो ये 4 चीज़ें छोड़ के बाकी सब स्पेशल बिजनेस है ईजीएम में। और ईजीएम में क्योंकि ये 4 चीज़ होती ही नहीं, तो इसीलिए सभी स्पेशल बिजनेस। ठीक है, तो ये हमने देखा था। फिर अगर कोई 2% से ज़्यादा की शेयर होल्डिंग है, 2% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी में, तो उस कंपनी के भी इंटरेस्ट को डिस्क्लोज करना कंपलसरी होता है। जैसे मैं एक जगह डायरेक्टर हूँ और दूसरी जगह 2% शेयर होल्ड कर रहा हूँ, तो वो कंपनी भी इंटरेस्टेड मान ली जाती है। फिर पेनल्टीज थी, मैंने बताया था पेनल्टीज याद रखने की वैसे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे 50,000 की पेनल्टी है और 5 गुना जितना भी बेनिफिट अक्रू किया, बेनिफिट कमाया है हमने बाय नॉन डिस्क्लोजिंग, तो उसका 5 टाइम्स उसका पेनल्टी लग सकती है। ये हमने देखा था। अब इसी को आसान शब्दों में दिया है। अब एक कंफ्यूजन जो क्रिएट होता है कई बार, ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्या एक ही चीज़ है? तो आंसर इज नो। ऑर्डिनरी बिजनेस अलग चीज़ है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस अलग चीज़ है। रेजोल्यूशन का मतलब है जब आप डिसीजन ले रहे हैं उसमें कितने लोगों की सहमति चाहिए। तो ऐसा नहीं होता कि ऑर्डिनरी बिजनेस है तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगेगा, स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन। तो ऑर्डिनरी बिजनेस और स्पेशल बिजनेस टोटली अलग चीज़ है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन अलग चीज़ है। तो जब मैं ऑर्डिनरी बिजनेस बोल रहा हूँ तो ये 4 चीज़ें ऑर्डिनरी बिजनेस है, इसके अलावा जितने भी रहेंगे ये सब स्पेशल है। और ज़रूरी नहीं स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। बहुत सारे ऐसे स्पेशल चीज़ें हैं जो ये 4 चीज़ों में नहीं आती, बट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से ही पास हो जाती है। तो उसमें सिर्फ मेजोरिटी ने हाँ बोल दिया तो वो रेजोल्यूशन पास हो जाता है। जैसे एक सिंपल सा एग्जाम्पल, अगर आप शेयर कैपिटल बढ़ाना चाहते हैं, ऑथोराइज शेयर कैपिटल, ऑथोराइज शेयर कैपिटल लिखा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नाम के एक डॉक्यूमेंट में, उस डॉक्यूमेंट को चेंज करना पड़ता है आपको, तो यहाँ पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लगता है आपको। लेकिन क्या ये ऑर्डिनरी बिजनेस है क्या? तो आंसर इज नो, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस तो ये 4 चीज़ है ना, इसके अलावा अगर कोई भी चीज़ आप कर रहे हो तो वो स्पेशल ही है। तो स्पेशल बिजनेस है बट ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास हो जाता है। तो ज़रूरी नहीं होता कि अगर स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन अलग चीज़ है और स्पेशल बिजनेसेस अलग चीज़ है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये कहीं लिखा नहीं है बुक में, कहीं भी लिखा नहीं मिलेगा, बट ध्यान रखना दोनों अलग चीज़ें। कई चीज़ें कई बार ऐसा होता है एकदम सिंपल सी चीज़ होती है बट हम उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, स्पेशल बिजनेस ऑर्डिनरी बिजनेस अलग चीज़ है, और ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अलग चीज़ है, स्पेशल रेजोल्यूशन अलग चीज़ है। तो वही दिया है अभी। तो ऑर्डिनरी एंड स्पेशल बिजनेसेस, द बिजनेसेस टू बी ट्रांजेक्टेड बाय अ कंपनी एट अ कंपनी जनरल मीटिंग में कॉम्प्राइज ऑफ आइदर ऑर्डिनरी बिजनेस, यानी वो 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ें, अकाउंट्स, डिविडेंड, डायरेक्टर्स, ऑडिटर्स, और स्पेशल बिजनेस। स्पेशल बिजनेस यानी अदर देन ये 4 चीज़ें। ऑर्डिनरी बिजनेस एज इन सेक्शन 102 अ, तो 102 ए में दिया है, ये अपन ने ऊपर पढ़ी 102 ए। तो इसमें जो बताया ये 4 चीज़ें ऑर्डिनरी बिजनेस के अलावा बाकी सब स्पेशल बिजनेस। तो एनी अदर बिजनेस शेड्यूल टू बी ट्रांजेक्टेड एट द मीटिंग विल बी डीम टू बी स्पेशल। तो इसके अलावा ये ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी बिजनेस ये है जो इसमें बताया है, ये 4 चीज़ें। इसके अलावा एनी अदर बिजनेस अगर है तो इट विल बी डीम्ड एज स्पेशल बिजनेस। इन केस ऑफ स्पेशल बिजनेस, जितने भी स्पेशल बिजनेस है उसमें एक एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट आपको लगाना पड़ता है। इट शुड बी अटैच टू द नोटिस ऑफ द मीटिंग। स्टेटमेंट में हर मटेरियल फैक्ट बताया जाता है कंसर्निंग द आइटम ऑफ स्पेशल बिजनेसेस, including the nature of interest of any director or manager therein. It must also state the time and place जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट्स को इंस्पेक्ट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स देखने जा सकते हैं। ईजीएम की बात करें तो हर बिजनेस को हम स्पेशल ही मानेंगे,
क्योंकि वहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेसेस होते ही नहीं, वहाँ ये अकाउंट्स अडॉप्ट करना वगैरह टाइप की चीज़ें नहीं होती, वो सिर्फ एजीएम में होती। फिर स्पेशल बिजनेस वही दिया है जो 102 दो ब में दिया है, तो 102 दो बी, तो ये स्पेशल बिजनेसेस हैं। बट इसको कंपेयर किया है कि स्पेशल बिजनेस अलग चीज़ है और स्पेशल रेजोल्यूशन अलग चीज़ है। हर बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस, इसको हम बोलते हैं स्पेशल। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन अलग चीज है। स्पेशल रेजोल्यूशन का मतलब है एक ऐसा रेजोल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू बी पास बाय मेजोरिटी ऑफ 75%, तो जिसको 3/4 मेजोरिटी से आप पास कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशल रेजोल्यूशन। तो जरूरी नहीं हर स्पेशल बिजनेस को आप स्पेशल रेजोल्यूशन से ही पास करोगे। कई बार बिजनेस तो अलग है, ये 4 के अलावा है, बट उसको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से पास किया जा सकता है। ठीक है, ऑल द आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी पास, तो ये सिर्फ आपको दिया हुआ है, बाकी ये और कोई बुक में आपको मिलेगा नहीं, ये सिर्फ क्लैरिफिकेशन के लिए दिया है कि कोई भी स्पेशल बिजनेस है जरूरी नहीं रहेगा कि वो स्पेशल रेजोल्यूशन से ही पास किया जाए, तो कई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से भी पास हो सकते हैं कई ऐसे स्पेशल बिजनेस। ठीक है, कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइज द रेजोल्यूशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एज स्पेशल रेजोल्यूशन, सिर्फ वही रेजोल्यूशन को स्पेशल रेजोल्यूशन से पास करना पड़ता है। अदर आइटम्स ऑफ स्पेशल बिजनेस कैन बी पास्ड विथ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, तो ऐसा है। कोई डाउट है क्या यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ऑर्डिनरी बिजनेस, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ठीक है, लाइन वाले भी कोई डाउट रहे तो पूछ लिया करो, डरा मत करो, करते हैं कुछ। क्या आया है? सर लिखा है, कुछ आएगा। 2% इंटरेस्ट वाला बताइए एक बार। तो 2% इंटरेस्ट वाला जो है, ये मैंने आपको बताया था, जैसे कि एक कंपनी है, ये समझो अपनी कंपनी है ए लिमिटेड, इसके कोई बिजनेस हो रहे हैं, कोई पर्टिकुलर मीटिंग में रेजोल्यूशंस पास होने हैं, और इसमें एक व्यक्ति डायरेक्टर है, समझो मिस्टर एक्स, ये डायरेक्टर है, डायरेक्टर इन ए लिमिटेड। और हमारा एक बिजनेस जो है वो रिलेट कर रहा है दूसरी किसी कंपनी से, इस कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, मान लो बी प्राइवेट लिमिटेड है, इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, और ये जो व्यक्ति है, सेम व्यक्ति मिस्टर एक्स, इसके समझो 2% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है इन बी प्राइवेट लिमिटेड। तो ये वाला जो इंटरेस्ट है ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा, तो ये क्योंकि डायरेक्टर जो है इसका इंटरेस्ट है इन बी प्राइवेट लिमिटेड, तो दिस इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी डिस्क्लोज, तो इसको भी हम रिलेटेड मान लेंगे। और यहाँ पे जब ये रेजोल्यूशन पास होगा तो इसका जो एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, इस एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में ये पूरा समझाया गया रहेगा कि ये जो मिस्टर एक्स डायरेक्टर है हमारी कंपनी के, इसका बी प्राइवेट लिमिटेड में भी 2% से ज़्यादा शेयर, तो ऐसे केसेस में ये डिस्क्लोज करना अनिवार्य रहेगा। ठीक है, कुछ चीज़ वहाँ पे बताइए, डाउट है क्या? कल का तो मैंने बता ही दिया था, एक कल का भी सवाल था, सवाल नहीं था, सिर्फ एक बताया गया था कि सालवन सर बता रहे थे कि मनमोहन सिंह जी ने 2008 का रिसेशन संभाला, का इम्पैक्ट नहीं आने दिया इंडिया में, तो हाँ बिल्कुल सही बात है। मनमोहन सिंह जी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री भी थे, बट उनके शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया गया, होता है कभी कभी। तो नहीं, एक्चुअल में सबसे ब्रिलियंट पॉइंट्स में से एक है मनमोहन सिंह जी, लेकिन वही है कि उनको कंट्रोल करके किया गया कोई चीज़, तो ये गलत है। नहीं तो एक्चुअल में जो अपना भारत की ग्रोथ स्टोरी चालू हुई है वो मनमोहन सिंह जी के ही कारण हुई है। तो जिन्होंने मुझसे बिजनेस स्टडीज़ पढ़ा है उनको मैंने बताया हूँ, जो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी पढ़ते हो आप 1991 की, तो वो न्यू अभी भी बोलते हैं, इतनी पुरानी हो चुकी है, वो हर साल आती है, 5 ईयर प्लान आता है, उसमें ये जो पॉलिसी आती है, तो 91 की पॉलिसी मनमोहन सिंह जी ने ड्राफ्ट किए थे, तो वो पढ़ी जाती है, उसके बाद से पूरा ग्रोथ स्टोरी चालू हुई थी भारत की। इसके पहले तक ग्रोथ नहीं था, कैसे तो भी अपनी इकोनॉमी चलती थी। फिर 1991 में मनमोहन सिंह जी जब फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उन्होंने ये पॉलिसी लेके आए थे जिसमें उन्होंने एलपीजी स्कीम लाए थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि हर किसी को पढ़ाया भी जाता है, इतनी इंपॉर्टेंट थी वो स्कीम, क्योंकि उसके बाद से अपन ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इवन 2008 का भी जो रिसेशन था वो भी हम लोगों ने इजीली झेल लिया,
जबकि बहुत सारे देशों में बहुत ज़्यादा तकलीफ गई। तो इतना बेहतर फाइनेंस को मैनेज किया गया था उनके टाइम। लेकिन फिर धीरे धीरे हालात बदले, परिस्थितियाँ होता है, फिर वही नेपोटिज्म चल रहा है। नहीं तो पार्टीज में अगर अच्छे नेता हैं तो उनको आगे आने देना चाहिए, आगे आने नहीं देते, इसीलिए फिर तकलीफ होती है। खैर, हो दिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, अब वैसे इतना सारा मैंने पढ़ा तो दिया, उसको अब शॉर्ट में समराइज करके दिया यहाँ पे, व्हाट इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया है। तो ऊपर ये वर्ड कहीं नहीं दिखेगा आपको, ऐसा वर्ड कहीं नहीं दिखेगा। तो आप सेक्शन पूरा पढ़ लो, आपको सेक्शन में कहीं एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट नाम का वर्ड नहीं दिखेगा। मैं बार बार बोल तो रहा हूं, लेकिन सिर्फ लिखा है अ स्टेटमेंट सेटिंग आउट द मटेरियल फैक्ट्स, कहीं भी एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट वर्ड नहीं दिखता आपको। तो इसी स्टेटमेंट को हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहले से ही बोला जाने लगा, और इसके बाद फिर कानून में भी कई जगह ये वर्ड दिखता है आपको, भले एक्चुअल में सेक्शन 102 में ये वर्ड नहीं लिखा गया, बट इस स्टेटमेंट को ही हम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, ठीक है। So what is an explanatory statement? When such statement is required to be given in a notice, तो हर एक स्पेशल आइटम ऑफ बिजनेस के साथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगता है। डिस्कस द वैलिडिटी, तो यस इट इज करेक्ट। एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट इज a statement that is required to be annexed to notice of general meeting transacting any special business. एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट में हर एक इंफॉर्मेशन होती है जो कि 102 बताता है, जैसे कि हर एक मटेरियल फैक्ट्स आगे दिए है। Explanatory statement is required to be annexed to the notice of AGM in which any business apart from ordinary business is to be transacted. और EGM में तो हमेशा ही रहेगा, तो AGM में तब रहेगा जब ऑर्डिनरी के अलावा कोई काम कर रहे हो तब। It is the duty of management to disclose all the material facts relating to the resolution. फिर explanatory statement should be framed in simple and intelligible language, ताकि members उसको एकदम simple तरह से समझ सकें, क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज members को नहीं समझ में आती। शेयर होल्डर्स जो है, जितने सारे लोग जो लोग डिसीजन लेने वाले हैं, उनको हम टेक्निकल वर्ड्स में नहीं बताएंगे, उनको सिंपल समझा के दिया जाता है पूरा, इसीलिए उसका नाम है एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, क्योंकि इट इज एक्सप्लेनिंग द बिजनेस इन डिटेल्स। तो ये पूरा मीनिंग, स्कोप, इम्प्लीकेशन, क्या हम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, प्रपोज्ड आइटम ऑफ बिजनेस का पूरे डिटेल बताई जाती है। तो ये हर आइटम के साथ रहेगा ही, ठीक है। तो ये बहुत डीप में होता है वैसे, तो आपको यहाँ पे ये देख के नहीं समझेगा, मैं एक आध नोटिस बता देता हूँ आपको, नोटिस आते रहते हैं बहुत, देख लेते हैं। आ तो रहे हैं बहुत सारे, खूब सारे हैं। हिडन नेटवर्क का हिडन दिख तो रहा है। तो मेरे फ़ोन का नाम है जोब, मेरे लैपटॉप का नाम है जोब जूनियर, मैं नाम देता हूँ अपने सब डिवाइसेस को। मेरे बाइक का नाम है डुग डुग। नहीं, मेरे को आदत है, पता नहीं क्यों, जैसे वो रहे ना आयरन मैन, जारविस, वैसे बस मेरे को भी आदत है, तो पहले से ही है, मैं हर चीज़ों को नाम देता हूँ। ये पहले यानी जब से महाभारत वगैरह देखा और गीता वीता पढ़ा तब से चालू किया। गीता में हर चीज़ के नाम होते थे, पता है, अर्जुन के धनुष का नाम था, उसके शंख का नाम था, हर हर व्यक्ति के शंख को का भी नाम होता था, हर किसी, जैसे कृष्ण भगवान के शंख का नाम पांचजन्य था, ऐसा था, भीम का पौंड्र था, ऐसे अलग अलग नाम थे सबके, सब अपने अपने शंख बजाते हैं। गीता का पहला अध्याय वहीं से शुरू होता है, तो सब बताया है कि इसने ये शंख बजाया, उसने वो शंख बजाया, सब पूरा वो डिस्क्रिप्शन है। पहले अध्याय से कभी मत पढ़ना, अगर आप शुरू करोगे तो बहुत ही बोर है। सेकेंड चैप्टर से पढ़ना, फर्स्ट चैप्टर एकदम बकवास है, उसमें सिर्फ बताया ये इधर खड़े है, वो उधर खड़े है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, ये शंख बजा रहा है, तो डिस्क्राइब क्या, एक माहौल क्रिएट करते हैं ना, ऑथर्स का काम ही होता है। ऑथर्स डायरेक्टली बोलना चालू नहीं करते, पहले एक माहौल क्रिएट करेंगे, एक इमेज क्रिएट करेंगे, उसके बाद फिर आगे की बात होती है। वैसे ही वो भी एक प्रकार की एक यानी भले ही सेक्रेट टेक्स्ट है, बट कोई ने किसी ने लिखा ही होगा, वो किसने लिखा पता नहीं, बट अच्छा लिखा है, तो उसमें जो भी लिखा गया है तो उसको भी पहले माहौल क्रिएट किया, उसके बाद फिर बताया गया है जी। तो पहले वाले चैप्टर में यही सब किया गया है, तो पहला चैप्टर मत पढ़ना, पहला चैप्टर पढ़ना चालू करोगे अगर आप,
कुछ टाइम में बंद करके छोड़ दोगे। इससे अच्छा बेहतर तरीका होता है कोई भी अध्याय उठाए, उसका कोई भी एक आध श्लोक पढ़ लिए, वो समझ लिए, रोज का एक दो किए तो ऑटोमेटिकली पूरा पढ़ना हो जाता। ऐसा अगर आप लाइन से पढ़ना चालू करोगे तो ऐसा, तो मैंने तब से नाम देना चालू किया था। तो भी नोटिस तो आए ही होंगे, मैंने बहुत दिनों से मेल नहीं देखा, जनरली मैं देखता हूँ रेगुलरली, भी लगभग 7-8 दिन से नहीं देखा। ये देखो, टीसीएस का नोटिस आया है, टाटा स्टील का भी आया है, गोदरेज कंज्यूमर, पोस्टल बैलेट है ये, मैं सादा एक नोटिस दिखाना चाह रहा हूँ एजीएम का। एजीएम के नोटिस आपको दिखेंगे, आईटीसी का भी है। एजीएम के नोटिस है सितंबर में दिखेंगे, क्योंकि सितंबर के पहले एजीएम होती है। तो मैं गवर्नमेंट कंपनी का भी नहीं बताना चाहता। देखो ऐसा लिखा होता है, 27th एजीएम ऑफ ये इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन डे, डेट, टाइम, फिर क्या क्या बिजनेसेस होते हैं। अब ये तो क्योंकि मेल में दिया है और ये ऑनलाइन प्रकार से हो रही है, तो इसीलिए इसमें पूरा ऑनलाइन जाके आप ये देख सकते हैं। फिर नोटिस अगर डाउनलोड करना है तो अच्छा, एरर हो गया, हटा दिया होगा इन्होंने, पुराना हो गया ना, अब ज़रूरत नहीं है उसकी। कोई नोटिस अगर तो ये इस प्रकार से चालू होती है, नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट द 27th एजीएम ऑफ द मेंबर्स ऑफ विल बी हेल्ड ऑन, फिर यहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह भी चालू है, ये भी अलाउड है, ये चीज़ क्लैरिफाई की है। फिर कौन कौन से बिजनेसेस होते हैं, टू ट्रांजेक्ट द फॉलोइंग बिजनेसेस, ऑर्डिनरी बिजनेसेस, टू अडॉप्ट द अकाउंट, टू रिसीव, कंसीडर एंड अडॉप्ट द ऑडिटेड स्टैंड अलोन एंड कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो दो प्रकार के बनते हैं, एक स्टैंड अलोन यानी इस कंपनी के खुद के, और जब होल्डिंग सब्सिडरीज होती हैं उस टाइम कंसोलिडेट भी किया जाता है। जैसे अपन इन्फो एज देख रहे हैं, तो इन्फो एज की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कंपनीज है, जैसे नौकरी.com है, तो ये उनका ही है। वैसे बहुत सारे, वैसे नौकरी.com नाम से ही फेमस है इन्फो एज, तो वैसे और भी बहुत सारी इनकी कंपनीज है, ग्रुप कंपनीज। तो ये सब मिला के उनको एक ये बताना पड़ता है पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो एक स्टैंड अलोन रहेगा, कंसोलिडेटेड। फिर डिविडेंड डिक्लेयर किया है, फिर डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट हो रहा है, अपॉइंट द डायरेक्टर, फिर ये अपॉइंटमेंट ऑफ सीए हो गया, ऑडिटर, ये हो गए चार ऑर्डिनरी बिजनेस। फिर स्पेशल बिजनेस भी एक इनको करना है कुछ, ब्रांच ऑडिटर को अलग से अपॉइंट कर रहे हैं लोग, तो इसको एक्सप्लेन किया होगा। तो ये तो हो गया आइटम नंबर 5। तो इनको इसमें एक और एक्स्ट्रा का पॉइंट करना था, तो उन्होंने ये भी लिख दिया। इसको जनरली पूरा लिखा जाता है कि हम क्या करने वाले हैं, तो पूरा वैसा का वैसा छापा जाता है, रिजॉल्व दैट हम ये करने वाले हैं कि ब्रांच ऑडिटर को, ये अपन पढ़ेंगे अभी, पढ़ने के 143(8) में ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट होता है, हम देखेंगे कि किस प्रकार से अपॉइंट होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली नोटिस खत्म हो चुका है, इसके बाद जो है इसको नोट्स बोलते हैं, नोट्स टू दी नोटिस। तो नोट्स में वही सब होगा कि प्रॉक्सी फॉर्म लेके आओ, अटेंडेंस स्लिप लेके आओ, ये सब ये लगा हुआ है, रूट मैप है, कहाँ पे आपको आना है उसका रूट मैप बना दिया है कि कौन सी जगह पे एड्रेस पे आपको पहुँच। फिर एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट लगाया हुआ है, तो पॉइंट नंबर 5 के लिए लगेगा, बाकी के लिए नहीं, क्योंकि आइटम नंबर 1 2 3 4 तो ऑर्डिनरी बिजनेस है। ज़रूरी भी नहीं होता हर कंपनी में चारों ऑर्डिनरी बिजनेस रहें, अगर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया तो वो नहीं रहेगा, ठीक है। तो हो सकता है कि दो तीन ही रहे, दो ही रहे, तो दो भी हो सकते हैं, देखेंगे अपन आगे। फिर शेयर ट्रांसफर बुक को क्लोज किया जाएगा, तो वो चीज़ भी बताई जाती है। डाउनलोड करके पढ़ बात है क्या। तो ये एक्चुअल नोटिस है, इसमें फिर पूरा डीप में समझाया जाएगा आगे।
तो पूरा प्रोसेस वगैरह बताया है, कैसे आप ऑनलाइन वोटिंग करना है तो कैसे कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई गई है। वोटिंग थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीन ये किया जा सकता है, अभी ये भी पढ़ लेंगे अपन। फिर ये देखो, एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, आइटम नंबर 4 को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया। वैसे इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड, सिर्फ आइटम नंबर 5 के लिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट की ज़रूरत थी, क्योंकि आइटम नंबर 4 तो वैसे भी ऑर्डिनरी चीज़ है, बट फिर भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो अगर डालना चाहो तो ऐसे मनाही नहीं होती। आइटम नंबर 5 को डिटेल में फिर से एक्सप्लेन किया रहेगा कि हम हमारी क्योंकि ब्रांच दूसरे देश में है तो हम यहाँ पे नहीं कर सकते, इनकी जो ब्रांच है ये रियाद, कतर, फिर बहरीन, अबू धाबी, दुबई, यहाँ की जो ब्रांचेस है इसके लिए हम दूसरे ऑडिटर को, ये इन्होंने बताया कौन कौन से ब्रांच है उसके कौन कौन ऑडिटर है, इसीलिए एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट उसका दिया है कि कौन से ऑडिटर वहाँ के लिए रखे गए हैं। ठीक है, और इसमें भी अकाउंटिंग पीरियड जो है फाइनेंशियल ईयर है, यहाँ कैलेंडर ईयर है एक जगह, तो ऐसा हो सकता है क्योंकि हो सकता है दूसरे देश में दूसरा कोई अकाउंटिंग ईयर चलता है, वहाँ हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से ना चालू होके 1 जनवरी से चालू हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया चले जाओ, न्यूजीलैंड चले जाओ, तो वहाँ पे आपको दिखेगा 1 जुलाई से चालू हो जाएगा, तो अलग अलग जगह अलग अलग चालू हो सकते हैं, तो इसीलिए ये चीज़ भी बताई जाती है। खत्म। ये अनेक्शर में वही है जो डायरेक्टर, आइटम नंबर 3 में जो डायरेक्टर रिटायर हो रहा है उसको फिर से अपॉइंट कर रहे हैं, तो उसकी डिटेल बताई गई है के पास कितने इक्विटी शेयर्स होल्ड किया है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, सब बताया। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में आप अगर वोटिंग कर रहे हैं तो उसकी पूरी डिटेल बताई गई कि लॉगिन कैसे करना, ये साइट पे जाओ, ये सब चीज़ें बताई गई। ठीक है, हेल्प डेस्क, अगर आपको नहीं मिली है कोई डिटेल, कोई तकलीफ जा रही है तो आप इन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर बताया जाएगा, कौन से व्यक्ति से कांटेक्ट करना उसकी डिटेल रहेगी, तो ये सब चीज़ें होती है। ये एक्चुअल नोटिस हो गया एक, तो नोटिस भी ऐसे छोटा सा नहीं होता, जैसे ये 17 पेज में जा रहा है, तो नोटिस भी एक अच्छा खासा ही डॉक्यूमेंट होता है। हम लोग पढ़ने के लिए जब देखते हैं तो भले ही एक छोटा सा पार्ट पढ़ते हैं अपन, लेकिन रियल लाइफ में काफ़ी डीप में होती है ये चीज़ें, ऐसा है। तो अपने क्लास में कैसा टाइम है तो अपन ये सब चीज़ें अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देख लिया अगर अपन ने एक प्रैक्टिकली, तो थोड़ा एक आइडिया और क्लियर हो जाती है। सो ऐसा है। अब स्पेशल नोटिस जो है इसको हम अभी स्किप करेंगे, ये एकदम आखिरी में पढ़ने वाला पॉइंट है, वैसे भी ये इस सीक्वेंस में नहीं आता, ये थोड़ा स्पेशल है इसीलिए हम इसको अभी छोड़ देते हैं, तो स्पेशल लोगों के लिए स्पेशल टाइम पे अपन डिस्कशन। अभी हम एक ऊपर पॉइंट छोड़े थे वो देख लेंगे, नोटिस बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स कैसे भेज सकते। बहुत ही आसान है वैसे है, आपने ईमेल भेजा होगा कभी, भेजा है क्या कभी ईमेल? ईमेल नाम की एक चीज़ होती है, तो ईमेल में आप पहले तो विंडो खोलेंगे, विंडो खोल के भेज के भी बता सकते, लेकिन अब पता होगा आपको, सब नहीं देखते। ईमेल का ऐसा एक डब्बा होगा, ब्राउज़र होगा, इसमें आप जब ईमेल करते हैं तो सबसे पहले लिखा होता है कि आप भेज रहे हैं, वो तो लिखा ही रहता है, फ्रॉम ये लिखा रहता है, इसको सिलेक्ट नहीं करना पड़ता, ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड होता है। फिर टू लिखा होता है, तो टू में फिर आपको यहाँ पे जगह होती है जहाँ पे आप सब लोगों की डिटेल्स डालते हैं, सबके ईमेल आईडी लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट ईमेल आईडी पे भेजना है। प्रोवाइडेड बाय मेंबर ने जो लेटेस्ट ईमेल आईडी आपको प्रोवाइड किया है उसमें आपको ये भेजना पड़ता है। अब लेटेस्ट ईमेल आईडी कब प्रोवाइड करेगा वो, तो हर साल उसको एक बार मौका दिया जाता है, सो ये हर साल एटलीस्ट वंस इट शुड बी अपडेटेड, तो एटलीस्ट वंस एक बार इसको कम से कम अपडेट करने का मौका देना चाहिए हर साल, क्योंकि क्या होता है कई बार हम लोग ईमेल से जब भेजते हैं तो ईमेल कई बार हमारा पुराना ईमेल है वो तो भूल ही जाते हैं, आपने पहला ईमेल क्या बनाया आपको शायद याद भी नहीं होगा, या ईमेल याद होगा तो पासवर्ड शायद याद नहीं होगा, तो होता है ऐसा। तो इसीलिए फिर वो उसमें अपन ने कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन नहीं डाला होता है, फिर कोई उसमें उसको रिवाइव करने का ऑप्शन नहीं रखा होता है, तो बहुत तकलीफ जाती है। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, बहुत सारे लोगों के साथ होता है, बहुत सारे बुजुर्ग शेयर होल्डर भी होते हैं, कौन सा ईमेल डाला था याद ही नहीं रहता,
तो उतना समझता भी नहीं कई बार, इसीलिए एक बार मौका देना पड़ता है कि आप साल भर में एक बार पूरी डिटेल चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। नाम नंबर, नाम तो नहीं करोगे, नंबर वगैरह ये सब चेंज करना है तो आपको ऑप्शन होता है। ये आपको अब डायरेक्ट कंपनी नहीं देती है, क्योंकि डीमैट थ्रू होता है, तो डीमैट अकाउंट जो जिसके पास आप खोलते हैं वो व्यक्ति आपसे ये डिटेल्स ले लेता है, और वो साल में एक बार आपको पॉपअप भी देता है कि ये आपका सही है या अपडेट करना है तो आप ये चेंज कर लो। तो ये कंपलसरी है कि एक बार साल में कंपनी को ये अपॉर्चुनिटी देना चाहिए कि अगर आप अपना ईमेल आईडी बदलना चाहते हैं तो बदल लो, जो लेटेस्ट आईडी आप बताओगे उसमें नोटिसेस भेजे जाएंगे। ठीक है। फिर इसमें कई बार सीसी भी लिखा होता है, सीसी, हाँ एक बीसीसी भी होता है। तो ये क्या होता है? तो सीसी का मतलब, वैसे ये टाइपराइटर से चालू हुई है बातें। टाइपराइटर से जब नोटिसेस भेजे जाते थे तो कार्बन कॉपीज होती हैं, तो कार्बन कॉपी, कोई भी नोटिस ही नहीं, सभी चीज़ों के लिए कार्बन कॉपीज होती है। तो क्या करते थे पहले, ऐसा नहीं होता था एक बार आपने लिख लिया, सेव कर लिया और उसके बाद उसकी 4-5 प्रिंट निकाल लो। पहले क्या होता था, एक बार टाइप कर रहे तो एक ही बार टाइप होता था, इसलिए कई बार एक पेज रहता था, बीच में कार्बन होता था, पीछे एक और पेज रखते थे। जैसे मुझे 2 जनों को लेटर भेजना है, तो मैं ऐसे 2 पेज में लिखने के बदले, 2 बार टाइप करने के बदले एक बार टाइप करता था और पीछे कार्बन रख के उसके रखता था एक और पेज। कार्बन में जो उसकी इंक होती थी उसके कारण वो पीछे भी छप जाता था, तो इसको कार्बन कॉपी बोलते थे। जैसे मुझे कैप्स को एक लेटर भेजना है और मैं चाहता हूं कि मैं उसकी एक कॉपी शर्मा सर को दे दूं, तो मैं उसमें लिख देता था कि मेन कॉपी जो है ये कैप्स लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड को है और सीसी भेजी गई है टू शर्मा सर। में लिखा भी रहता था कि कार्बन कॉपी इनको भी मैंने दिया हूं, ताकि उनको भी ये जानकारी रहे। ये कार्बन कॉपी कहलाती थी, तो ये भी दी जाती थी पहले। एक सेकेंड, तो ऐसा है, फ्रीज हो गई थी, ठंडी है ना अभी तो फ्रीज हो जाते कभी कभी। ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन पूछते, सर आपकी एक्टिवा का क्या नाम है, ऑल्टो का क्या नाम है, आपका पोर्टफोलियो पता चल रहा है? अरे नहीं, पोर्टफोलियो थोड़ी बताया मैंने, करोड़ों का पोर्टफोलियो। हाँ तो उसमें पूरी डिटेल थोड़ी दिखती, मैं सिर्फ ऊपर ऊपर दिखा ना आपको, मैं भी सिर्फ ये लिखा था कि हाँ मंथली पोर्टफोलियो है, तो मैंने पूरा थोड़ी बताया उसमें। तो खूब खूब शेयर्स है मेरे पास, मेरे पास सिर्फ टीसीएस के 1225 शेयर्स, लेकिन वो फीचर्स में है। खैर, हाँ अभी तो चालू है स्क्रीन। तो मैं बता रहा था आपको, ईमेल आईडी ये देने का एक मौका मिलता है, और सीसी वगैरह अगर भेजना है तो ईमेल में सीसी का भी ऑप्शन होता है, तो सीसी में भी आप भेज सकते हो कार्बन कॉपी। या फिर बीसीसी, बीसीसी ये तब यूज होता है जब ब्लाइंड कार्बन कॉपी बोलते हैं इसको, ब्लाइंड यानी जब सीसी भेजते हैं ना तो हमको पता लगता है किस किस को भेजा। जैसे मैं अगर आपको नोट्स भेज रहा हूँ तो मैं यहाँ पे एक आईडी डालूंगा, बाकी लोगों को सीसी कर दूंगा, तो सीसी का मतलब है, वैसे मैं यहीं सबके भी आईडी डाल सकता हूँ, कॉमा कॉमा करके डाले तो सबको जाता है, लेकिन मैं अगर सीसी डालना चाहूँ तो सीसी अलग से दिखती हैं और पता लग जाएगा कि मैंने किस किस को और भी ये लेटर भेजा हूँ। बट कभी कभी ऐसा होता है मैं बताना नहीं चाहता मैंने किस किस को भेजा हूँ ये, तो उस केस में ब्लाइंड कार्बन कॉपी यूज कर, ईसीसी। इसमें अगर जैसे ईमेल जो है ये एक पर्सनल नेचर की इंफॉर्मेशन हो जाती है, अगर ईमेल मिल जाए किसी को तो कई बार हैकिंग वगैरह भी हो सकती है, तो अपन लोग तो उतना सिक्योर रखते भी नहीं अपने आईडीज को। आपने क्या डाले होंगे, आपका फेवरेट फूड, उसमें नूडल्स डाल दिए होंगे, तो वो कोई भी ये सब करके ब्रेक कर लेता है पासवर्ड। इसीलिए कई बार ईमेल आईडी भी प्रोवाइड न की जाए, दिखे नहीं लोगों को, ये हम लोग सोचते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं लिखूंगा टू शशांक शर्मा, मैं खुद का फ्रॉम में भी सेम रहेगा, टू में भी सेम खुद की ईमेल आईडी डाल दूंगा, लेकिन मैं बीसीसी में सबका नाम डालूंगा। फिर जैसे मैं चाहता हूं, मैं आप सबको कोई नोट्स भेजना चाह रहा हूं, तो मैं नहीं चाहता कि मैंने किस किस को नोट्स फॉरवर्ड किया ये पता लगे, तो अगर मैं बीसीसी में लिखूंगा ना तो पता नहीं लगेगा आपको, तो आपको ये पता लगेगा आपको मिला है, लेकिन और किस किस को मिला ये नहीं पता लगेगा। तो ये बीसीसी में ये एक फायदा होता है, तो आप इसमें भी भेज सकते हैं, जनरली यहीं भेज दिया जाता है, टू में ही सबकी आईडी डाल के हम भेज देते हैं। ठीक है। सो ये एक बार साल में कम से कम मौका मिलना चाहिए टू अपडेट दी ईमेल आईडी, क्योंकि ईमेल आईडी हम भूल जाते हैं, पासवर्ड भी भूल ही जाते हैं, कई बार पासवर्ड याद रह जाता है कि पासवर्ड ऐसी कुछ चीज़ होती है, जैसे कि ऐसा बोलते हैं, उसका नाम होगा ना पासवर्ड, कैसे भूलोगे, ऐसा बोलते हैं कि
मैं नहीं बोलता, ऐसा बोलते हैं कि यू मैरी समवन यू लव समवन एल्स, ऐसा होता है कभी कभी। तो सबके साथ नहीं, किसी किसी के साथ होता है। तो यू लव समवन यू मैरी समवन एल्स, द वन यू मैरी बिकम्स योर हस्बैंड और वाइफ एंड द वन यू लव बिकम्स द पासवर्ड ऑफ योर ईमेल आईडी। ऐसा होता है। तो बहुत सारे लोगों के ईमेल आईडी के पासवर्ड में ऐसे ही होगा। तो एंजल प्रिया वगैरह टाइप। नहीं, मेरा कोई नहीं है। तो एंजल प्रिया वगैरह रहती थी पहले। अब फेसबुक के टाइम होती थी, अब फेसबुक का ज़माना गया। पहले होता था ना, फीलिंग अलोन एंजल प्रिया विथ 49 अदर्स। तो अलोन है 49 अदर्स के साथ। ठीक है। हाँ, तो इसीलिए लेटेस्ट ईमेल आईडी प्रोवाइड करने की एक अपॉर्चुनिटी होती है। इसके बाद आपने देखा होगा एक सब्जेक्ट लाइन होती है। सब्जेक्ट लाइन में आपको कुछ जनरल बातें बताना है। तो मीटिंग जो है उसमें सब्जेक्ट देख के ही समझ जाना चाहिए कि भैया ये नोटिस आई है। तो सब्जेक्ट में लिखा होता है नोटिस है। तो जैसे अभी मैंने आपको दिखाया, तो आपको देखा होगा सब्जेक्ट में लिखा है नोटिस है, और कब है, कहाँ है, कौन सी तारीख को है, ये सब चीजें वहीं पे लिखी थी। तो ये ऊपर ही लिख दिया जाता है कि नोटिस है, फिर एजीएम है या ईजीएम ये लिखा रहेगा, फिर इसका डे, डेट, फिर टाइम एंड प्लेस। ये यहीं पे लिख देते हैं। अंदर भी लिखा होगा बट ऊपर ही लिखा होता है। तो जो सब्जेक्ट लाइन होती है वहीं पे लिखा होता है नोटिस ऑफ जो भी कंपनी होगी, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ऑफ 45th एनुअल जनरल मीटिंग टू बी हेल्ड ऑन। तो डेट, डे, टाइम वहीं पे लिख दिया जाता है एट रजिस्टर। इसके बाद आता है एक्चुअल जो मैटर होता है, जो सब्जेक्ट मैटर है, सीधा सीधा जो आपकी बॉडी है, बॉडी ऑफ द मैसेज, ये रहता है। यहाँ पे आप या तो 3 प्रकार से आप भेज सकते हैं। या तो आप टेक्स्ट के रूप में इसको पूरा लिख दो, वहां पे छाप दो, जैसे अभी हमने देखा कि वहां पे भी लिख सकते हो आप, पूरा का पूरा आप उसमें लिख दो। या फिर दूसरा तरीका होता है, आप इसको कोई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भेज दो, जैसे फॉर एग्जांपल पीडीएफ। पीडीएफ या इसके जैसा कोई और फॉर्म भी हो तो चलेगा। वैसे जनरली पीडीएफ यूज किया जाता है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल होती है वो पीडीएफ। तो ये जो होती है इसको आप इजीली शेयर कर सकते, तो पीडीएफ में भेजा जाता है। या फिर आपके पास एक और तरीका होता है, आप लिंक पेस्ट कर दो, लिंक या यूआरएल। कई बार कंपनी सभी कर देती है, जैसे अपने इसमें लिंक भी थी, वो लिंक पे क्लिक किए बट वो खुला नहीं, लेकिन पीडीएफ भी था इसमें, तो लिंक भी पेस्ट करते हैं। तो यूआरएल, यूआरएल मींस यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूनिफॉर्म एक जैसा, रिसोर्स लोकेटर कोई भी उस लिंक पे क्लिक करेगा तो उसी जगह पे पहुंचेगा। यूनिफॉर्म है वो, यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा। कोई भी उस लिंक पे क्लिक करे तो वो वाले पेज पे पहुंचेगा, वहां नोटिस आपको दिख जाएगा। तो ये भी एक तरीका है। तो या तो टेक्स्ट लिख दो, यहीं पे पूरा लिख दो कि हम नोटिस भेज रहे हैं, ये काम करने वाले हैं, या तो पीडीएफ साथ में चिपका दो, या फिर आप लिंक या यूआरएल ये लिख दो। तो लिंक या यूआरएल पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप पीडीएफ पेस्ट कर रहे हैं तो इसके साथ में आपको इसको ओपन करने का रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर भी बताना पड़ेगा, क्योंकि पीडीएफ भेजा आपने लेकिन वो खोल ही नहीं पा रहा है कोई, तो उसके लिए एडोब डाउनलोड करो, कहाँ से डाउनलोड कर सकते, ये सब चीज़ें भी बताई जाती है, की डिटेल्स बताई जाती है। जब आप इसको पीडीएफ में भेजोगे तो ये अटैचमेंट के रूप में रहेगा। नीचे अटैच करने का ऑप्शन होता है, यहाँ पे सब पिन बनी होती है, क्लिप, तो उसके थ्रू अटैच करके आप इसको भेज सकते। ठीक है, तो ये सब आपने ईमेल भेजा होगा तो आपको पता होगा। आपने एक बार ये भेज दिया, फिर अगर नहीं पहुंचा आगे वाले को तो आपको फिर से रीसेंड करना चाहिए। एक बार रीसेंड करने को बोला गया है तो कम से कम एक बार करो, क्योंकि कई बार बाउंस हो जाते हैं। आपने भेजे और वापस आ जाता है और लिख के आता है कि आगे वाले को नहीं पहुंचा, या तो ईमेल इनवैलिड है या कोई और रीजन से। रीसेंड करने का ट्राई करो, अगर चला गया तो ठीक, फिर से नहीं गया तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपने अपना काम कर चुके, आपने भेज चुके। लेकिन आपको इसकी डिटेल मेंटेन करना है कि किस किस को भेजा गया, किसको मेल गए और किसको ट्रांसमिशन फेल हो गया, तो इसकी पूरी डिटेल आपको मेंटेन करना। तो रीसेंड करना ये कंपलसरी है, और अगर इसके बावजूद नहीं गया तो आपकी फिर जिम्मेदारी नहीं। ये कुछ जनरल सी बातें इसमें बताई गई हैं। तो एक बार इतना पढ़ते हैं। तो ये ईमेल इसीलिए मैंने आपको बता दिया क्योंकि अगर नहीं देखा होगा तो आपको पता लग जाए। तो देखो नोटिस, अभी हम सिर्फ नोटिस की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कैसे होती है उसकी बात नहीं कर रहे, अभी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक नोटिस की बात हो रही है।
तो कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स में बताया गया है कि नोटिस मे बी सर्व्ड बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेज सकते हैं, और उसमें प्रोसेस बताई है। तो यहाँ कोई सेक्शन नहीं है, ये रूल्स हैं, रूल्स में ये सब डिटेल में लिखा हुआ है। तो हमारी बुक में जितने रूल्स काम के उतने लाइन से आपको मिल जाएंगे। वैसे हर चीज़ से रिलेटेड रूल्स होते हैं, लेकिन हमको जितने एग्जाम के लिए काम किए हैं या लाइफ में काम किए उतने ही अपन ने यहाँ पे कवर किए हैं। तो अ कंपनी मे गिव नोटिस इन इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉनिक मोड को समझा दिया है, तो ये डिफाइन किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक मोड में एनी कम्युनिकेशन सेंड बाय कंपनी थ्रू इट्स ऑथोराइज्ड एंड सिक्योर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम। तो प्रॉपर एक कंप्यूटर प्रोग्राम होना चाहिए, ऑथोराइज सिक्योर्ड होना चाहिए, तो उसमें हेर फेर ना की जा सके ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए। विच इज केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन, जिसमें आप कंफर्मेशन रख सको कि हमने ये भेजा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने भेज दिया बट आपके पास उसका प्रूफ ही नहीं है, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। तो इट शुड बी केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग कंफर्मेशन एंड कीपिंग रिकॉर्ड ऑफ सच कम्युनिकेशन एड्रेसेस to the person entitled to receive such communication at the last electronic mail address provided by the mail। इसको आप कैसे कैसे भेज सकते हैं? नोटिस में भी सेंड थ्रू ईमेल। वैसे ईमेल बोला है क्योंकि आज के दौर में सिर्फ ईमेल ही काम आता है, बाकी और कोई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से आप भेजते हुए देखोगे नहीं, सिर्फ ईमेल ही एक है। बट इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है सिर्फ ईमेल, इन्होंने लिखा है कोई भी प्रकार से, इट मे बी सेंड बाय एनी कंप्यूटर प्रोग्राम, किसी भी प्रकार से आप कंप्यूटर प्रोग्राम से भेज सकते, क्योंकि इन लोगों ने इस एक्ट को डायनामिक रखा है। कल चलकर अगर ईमेल के बदले कोई नई सर्विस आ गई तो आ सकती है, अपन ने सोचे नहीं है, क्योंकि ईमेल भी किसी ने सोचा नहीं था। आज से 50 साल पहले किसी ने थोड़ी सोचा था कि ईमेल जैसी कोई चीज़ हो। वैसे आगे चल के शायद कोई नई सर्विस आ जाए, तो ऐसा कुछ करना ही नहीं पड़ता, आप यहाँ टाइप करते जाओ आगे वाले को पहुंच जाए, ऐसी कोई सर्विस आ, भरोसा नहीं। टेक्नोलॉजी इतनी तेज बदल रही है, आज जो भी हम देखते हैं ये एक टाइम असंभव हुआ करता था। आज से 100 साल पहले भी अगर आप देखो तो ना इवन बिजली वगैरह नहीं थी। 150 साल पहले चले जाओ तो कोई भी डेवलपमेंट नहीं था। आप कोई महल में किले में चले जाओ, पुराने किले, वहाँ पे कोई लाइट वाइट थोड़ी हुआ करती थी। तो ये जितना भी डेवलपमेंट है 100 साल में ही हुआ है। तो आप एरोप्लेन्स देख लो, जितना भी डेवलपमेंट है 100 साल से ज़्यादा नहीं हुए। अपन बहुत तेज़ डेवलप हो रहे हैं, शायद आने वाले 20-25 साल में और बहुत डेवलपमेंट हो जाए, ये सब भी रिडेंडेंट हो जाए, ये सब प्रोसीजर, ये सब जो टेक्नोलॉजी है शायद ये ख़त्म हो जाए। जैसे टेलीफोन ख़त्म हो गए, लैंडलाइन टेलीफोन चालू हुए थे एक ज़माने में, टेलीफोन ख़त्म हो चुके हैं, आजकल सिर्फ गिनती की जगह दिखेंगे, जैसे ऑफिसेस वगैरह में दिखेंगे आपको, बाकी घर पे थोड़ी होते हैं। आपके पास मोबाइल हो गया, कल चलकर शायद ये भी बंद हो जाए, ऐसी कोई चिप निकल आए कि आप ऐसा हाथ में लगाओ और वो खुल जाए। देखते हैं ना अपन मूवीज़ में, हो सकता है वैसा। तो कहीं ना कहीं सोच चलेगी तो बन जाएगी चीज़ें। इंसान जो सोच सकता है वो कर सकता है, ऐसा बोला जाता है, ऐसा आइंस्टाइन बोलता था। तो इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज। तो सुना हूँ मैंने मुझे नहीं बोला उसने, बट मैंने सुना हूँ। अब कितना सही है पता नहीं, क्योंकि आजकल कुछ भी लिख देते लोग, आजकल सब नाम लिख के किसी का भी बता देते हैं। जैसे चिल डूड लिखा रहेगा, नीचे लिखा रहेगा MK गांधी। MK गांधी ने ऐसा कभी बोला ही नहीं, चिल डूड, पता नहीं बोले होंगे तो। खैर, तो इसीलिए, हाँ, तो मैं बता रहा हूँ कि इसीलिए ईमेल लिखा गया है, क्योंकि कल चलकर टेक्नोलॉजी बदल भी सकती है। तो अभी ईमेल बोला गया है, बाद में बदल जाएगी तो कोई और प्रकार से भी इलेक्ट्रॉनिक मोड हो सकता है। एट प्रेजेंट ईमेल चलता है, उसमें भी आप या तो एज अ टेक्स्ट भेज दो, पूरा टेक्स्ट लिख दो उसमें, या फिर एज एन अटैचमेंट अटैच कर दो ईमेल में, और एज नोटिफिकेशन प्रोवाइडिंग द इलेक्ट्रॉनिक लिंक या URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दैट मीन्स एक ही चीज है, लिंक या URL फॉर एक्सेसिंग सच नोट। ठीक है, तो URL यानी एक लिंक ही होती है, एक लिंक है, उस पर क्लिक करो तो आप उस पर्टिकुलर जगह पे पहुंच। फिर ईमेल शैल बी एड्रेस टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू रिसीव सच ईमेल एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। कंपनी के पास जो रिकॉर्ड्स है उसमें, कभी कभी हम डिपॉजिटरी के थ्रू डील करते हैं। डिपॉजिटरी कॉन्सेप्ट शायद आपको पता होगा, पता है डिपॉजिटरी? तो कंपनी अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रख रही है पूरी जो सिक्योरिटीज है डीमैट फॉर्म में, तो यहाँ पे जैसे कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पूरे शेयर्स जो है ये डिपॉजिटरी के पास होंगे, CDSL और NSDL, ये दो डिपॉजिटरी अपने यहाँ काम करती है। फिर डिपॉजिटरी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू इन शेयर्स को होल्ड करती है इन द नेम ऑफ द पब्लिक।
तो ये डीमैट फॉर्म में इस प्रकार से होल्डिंग होती है। जितने भी शेयर्स लिस्टेड दिखेंगे आपको, इसके सबके शेयर होल्डिंग डिपॉजिटरी के पास रहेगी, 100% शेयर होल्डिंग। यहाँ पे रिलायंस हो गया, टीसीएस है, तो टीसीएस का भी ऐसे ही होगा, समझो टीसीएस है दूसरी कंपनी, तो इसके भी पूरे के पूरे शेयर्स जो है डिपॉजिटरी के नाम से होल्ड किए जाएंगे। फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के थ्रू, ये भी बहुत सारे होंगे डीपीज, तो डीपी एक ही रहे ज़रूरी नहीं होता, बहुत सारे डीपीज होते हैं, जैसे आईसीआईसीआई डायरेक्ट है, फिर एंजल ब्रोकिंग है, ये सब डीपी हैं। तो ये सब डीपी के थ्रू आप अकाउंट खोल सकते हैं। डीपी इज एक्चुअली एन एजेंट ऑफ द डिपॉजिटरी, ये एजेंट रहता है। तो इससे इसके पास आप जब अकाउंट खोलते हैं तो एक्चुअली डिपॉजिटरी में अकाउंट खुलता है आपका। ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट इसके पास रहेगा। रिलायंस का जो एक रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, समझो रिलायंस का रजिस्टर ऑफ मेंबर्स है, इसमें जो नाम लिखा रहेगा ना, ये एनएसडीएल का नाम लिखा रहेगा, क्योंकि रिलायंस ने किसको शेयर्स दिया है, तो उसने डिपॉजिटरी को, एनएसडीएल को दिया है, तो उसके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एनएसडीएल का नाम होता है। उसके रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेरा नाम नहीं दिखेगा आपको, मैं शेयर होल्ड कर रहा हूँ, मेरा नाम नहीं है, मेरा फ्रेंड है मुकू होल्ड कर रहा है, उसका नाम नहीं होगा, तो इन लोगों के नाम नहीं होते। मेरा फ्रेंड है तो प्यार से मुकू बोलता हूँ मैं उसको, दोस्त है, ठीक है। तो इन लोगों के नाम यहाँ पे नहीं लिखे होते हैं। तो इन लोगों के नाम कहाँ होते हैं, तो यहाँ पे डिपॉजिटरी एक रजिस्टर मेंटेन करता है, रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। तो आरओएम यानी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, आरओबीओ यानी रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, इसमें डिटेल लिखी होती है। ये हर कंपनी का अलग होगा। तो जैसे ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स, तो इसमें फिर नाम लिखा रहेगा पहले मुकू का, मुकू के फिर डिटेल रहेगी, कितने शेयर्स हैं वगैरह, ये सब इसमें लिखा होगा। फिर मेरा नाम रहेगा शशु, तो मेरा नाम है, ऐसे सबके नाम रहेंगे। मुझे कोई बोलता नहीं ऐसा, ऐसे ही मैंने बोल दिया, नहीं तो आप बोलेंगे हाँ सर ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कोई ब्लश ब्लश नहीं कर रहा है कुछ ही, अरे हो गया ना तो खैर ऐसे सबके नाम लिखे होते हैं इसमें, तो इसको हम बोलते हैं रजिस्टर ऑफ बेनिफिशियल ओनर्स। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का रहेगा, वैसे ही टीसीएस का अलग रहेगा। इसमें फिर नाम लिखे होंगे कौन व्यक्ति के पास शेयर्स है, कौन कौन इसमें शेयर होल्डर है इस कंपनी में। तो कई बार कंपनी के पास अगर डायरेक्ट है तो कंपनी डायरेक्टली इनको मेल भेज देगी, नोटिस भेज देगी। लेकिन अगर कंपनी के पास इसकी जानकारी नहीं है, क्योंकि कंपनी को नहीं पता होता, रेगुलरली ये तो ट्रेड हो रहा है, आज मैंने शेयर बेच दिया, पांडे जी ने खरीदे, गुप्ता जी ने बेचे, तिवारी जी ने खरीदे, ये ट्रेडिंग तो चलते जा रही है। तो ये ट्रेडिंग तुरंत इसमें रजिस्टर होते जाती है, यहाँ से नाम चेंज होते जाते हैं, पुराने का हट गया, नए का नाम आ गया, ये होते रहता है। तो एट अ पर्टिकुलर रिकॉर्ड डेट, एक डेट होगी, उस डेट पे जितने लोग मेंबर्स हैं उनकी डिटेल मांगेगा रिलायंस, और उनको फिर नोटिस भेजे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि लास्ट ईमेल एड्रेस एज पर द रिकॉर्ड्स ऑफ कंपनी, अगर डीमैट फॉर्म में नहीं है तो कंपनी के ही पास रिकॉर्ड होगा, और अगर नहीं है तो एज प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी, डिपॉजिटरी के पास जो डिटेल्स होती है उसमें लिखा होता है, तो उसके हिसाब से आपको ईमेल आईडीज लेना है और उनको फिर ये मेल्स फॉरवर्ड करना है। प्रोवाइडेड, ये मैंने बताया, कंपनी शैल प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो एक बार कम से कम अपॉर्चुनिटी देना चाहिए टू द मेंबर टू रजिस्टर हिज ईमेल और चेंजेस देयर इन। तो आपके मेल में कोई चेंजेस है तो वो चीज आपको फिर सब्जेक्ट लाइन में लिखा होता है सीधा सीधा, नेम ऑफ द कंपनी, नोटिस, उसका टाइप ऑफ मीटिंग, फिर प्लेस, डेट एंड टाइम भी रहता है, शेड्यूल, यानी वो टाइम क्या है तो एट विच मीटिंग है शेड्यूल, तो डेट टाइम सभी रहता है। इफ नोटिस इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ नॉन एडिटेबल अटैचमेंट, तो एक्चुअली यहाँ पीडीएफ वर्ड मैंने यूज किया, बट इन्होंने पीडीएफ के बदले यहाँ पे एक नाम यूज किया है नॉन एडिटेबल अटैचमेंट। ये नॉन एडिटेबल होना चाहिए, तो जो एडिट नहीं किया जा सके, तो पीडीएफ ये जनरली भेजा जाता है, इसीलिए ईटीसी भी लिखा हूं मैंने, कोई भी नॉन एडिटेबल फॉर्मेट होना चाहिए। तो आप वर्ड डॉक्यूमेंट नहीं भेज सकते, आपको ऐसा होना चाहिए जो एडिट नहीं किया जा सकता। तो नॉन एडिटेबल एक फॉर्मेट में आपको भेजना है विथ नॉन एडिटेबल अटैचमेंट टू ईमेल, अटैचमेंट के थ्रू, तो अटैचमेंट होना चाहिए उसमें। तो अटैचमेंट यानी नीचे वो जो रहता है जहाँ पे वो पिन बनी होती क्लिप, वहाँ पे अटैच करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अटैचमेंट ईमेल में होना चाहिए, जीवन में नहीं। तो हाँ, जीवन में अटैचमेंट अच्छा नहीं होता, तो अटैचमेंट ही पूरी चीज़ों, मोह मोह जो है ना, उसी के कारण तो सब होता है, गड़बड़ें जो होती हैं, जो झगड़े होते हैं सब, मोह नहीं होना चाहिए। तो अटैचमेंट ये सिर्फ ईमेल तक सीमित रखें। सच अटैचमेंट शैल बी इन पीडीएफ, पीडीएफ बोला है पहले,
फिर बोला है नॉन एडिटेबल फॉर्मेट, कोई भी हो सकता है, टुगेदर विद द लिंक और इंस्ट्रक्शंस, या तो लिंक होगी या तो इंस्ट्रक्शंस होंगे कि आपको इसके लिए कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए, वो कहाँ से डाउनलोड कर सकते, ये सब चीजें लिख के बताना जरूरी होगा। क्योंकि आपने पीडीएफ भेज दिए, अब मुझे पता ही नहीं पीडीएफ खुलता कैसे है, तो उसमें लिखा होना चाहिए कि आपको ये डॉक्यूमेंट खोलना है तो ये वाली वेबसाइट, ये लिंक पे क्लिक करो, वहां पे डाउनलोड करो, फिर आप ये डॉक्यूमेंट पढ़ सको। तो ये बताना पड़ेगा फॉर रिसिपेंट फॉर डाउनलोडिंग द रेलेवेंट वर्जन ऑफ द सॉफ्टवेयर। फिर वेयर द नोटिस और नोटिफिकेशन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ नोटिस आर सेंड बाय ईमेल, कंपनी शुड एंश्योर दैट इट यूजेस सिस्टम विच प्रोड्यूसेस कंफर्मेशन, आपके पास कंफर्मेशन आना चाहिए ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिसिपेंट्स emailed, record of each recipient to whom notice has been sent, copy of such record, any notice failed transmission के, कोई भी failed transmission है, and subsequent resending shall be retained on behalf of company either by company on behalf of as proof, ये proof of sending भी रखना है। तो इसमें जब आपने भेजा तो कंपनी शुड मेंटेन द प्रूफ रखना चाहिए। सेंडिंग में फेल्ड ट्रांसमिशन भी है, रीसेंड है, ये सब चीजें रहेगी, फेल्ड ट्रांसमिशन, रीसेंडिंग, ये सब डिटेल्स आपको रख। अगर आपने ये कर लिया उसके बाद फिर अगर नहीं पहुंचता है आगे वाले को तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे वाले को नहीं भी पहुंचा तो आपने अपना काम पूरा किया है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको मेंटेन करना है। कई बार तो हम खुद भेज सकते हैं, लेकिन इसमें कई बार सीमित होती है चीजें, हम हर किसी को नहीं भेज सकते नोटिसेस, क्योंकि नोटिसेस भेजने के लिए आपको अगर मेल भेजना है तो मैक्सिमम एक बार में 500 लोगों को मेल जा सकते हैं, 500 से ज्यादा नहीं जा सकते। आपने कभी अगर ट्राई किया होगा तो आपको पता होगा 500 से ज्यादा ईमेल नहीं जाते, तो मैक्सिमम जो लोग हैं जिनको आप भेज सकते हो 500 है। अब 500 लोगों को अपन बार बार भेजेंगे, पहले ये 500 को भेजे, फिर उसके बाद अगले 500 को भेजो उसके बाद अगले 500 को, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी प्रोसेस, बीच में कोई छूट भी सकते हैं। इसीलिए अगर आपके लिए पॉसिबल है सबको भेजना तो आप भेजो, नहीं तो आप किसी दूसरे आउटसोर्स एजेंसी की हेल्प ले सकते हैं। ऐसी एजेंसीज होती है जो कि ये सर्विसेज देती है, बल्क ईमेल प्रोवाइडिंग फैसिलिटी या बल्क एसएमएस फैसिलिटी, जैसे आपको एसएमएस आते हैं कैप से, तो बल्क ईमेल फैसिलिटी, बल्क एसएमएस फैसिलिटी हमने लेके रखे हैं, तो उससे हम लोग एक बार में मैसेज भेज दिए तो सब स्टूडेंट्स को पहुंच जाता है। बहुत सारे और आपको मैसेजेस आते होंगे जो दूसरे कहीं इससे आते हैं, जैसे कोई डिस्काउंट आया तो कंपनी से मैसेजेस आते हैं, तो ये सब बल्क ईमेल फैसिलिटी से आते हैं, बल्क एसएमएस फैसिलिटी से। तो इस प्रकार की आप जो फैसिलिटी प्रोवाइडर है उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। तो आइदर यू कैन सेंड इट बाय योर सेल्फ या यू कैन टेक द हेल्प ऑफ एनी एजेंट जो कि आपको इस प्रकार की सर्विस दे रहा है, वो अगला पॉइंट लिखा हुआ है। तो इसीलिए लिखा हुआ है, अगला पॉइंट तो नहीं, यहाँ लिखा है शैल बी रिटेन्ड बाय द कंपनी या ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी। ऑन बिहाफ कब? जब हम ये किसी सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू कर रहे हैं एज प्रूफ सेंडिंग, आपको इसका प्रूफ ऑफ सेंडिंग रख। तो ये लिखा भी आगे वैसे कि कंपनी खुद भी कर सकती है या वो ये दिया है, तो कंपनी में सेंड ईमेल थ्रू इन हाउस फैसिलिटी यानी खुद के थ्रू, या फिर रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट। जब भी हम कंपनीज एक्ट में रजिस्ट्रार पढ़ेंगे तो रजिस्ट्रार का मतलब होता है आरओसी, लेकिन यहां पे रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं। सिर्फ 4 जगह मैं बताऊंगा कि यहां पे रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं, सिर्फ उतना ध्यान रखना है। बाकी जगह जहां जहां रजिस्ट्रार वर्ड आएगा कंपनी लॉ में, रजिस्ट्रार मीन्स आरओसी, यहां रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं। यहाँ रजिस्ट्रार यानी जो आपके रजिस्टर मेंटेन कर रहा है कि कौन व्यक्ति के पास कितने शेयर्स हैं, उसकी पूरी डिटेल्स है उसके पास, वो रजिस्ट्रार है। तो दैट मीन्स ही इज द एजेंट ऑफ कंपनी। तो कंपनी कई बार इसके लिए एक रजिस्ट्रार को अपॉइंट करती है। रजिस्ट्रार हर उस व्यक्ति को बोलते हैं जो रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, क्योंकि उसके पास कंपनी के रजिस्टर हैं। यहाँ पे रजिस्ट्रार का मतलब है एक ऐसा एजेंट जो आपके शेयर होल्डर्स के रजिस्टर को मेंटेन कर रहा है, ही इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रार। तो यहाँ रजिस्ट्रार का मतलब आरओसी नहीं। तो कंपनी में सेंड द ईमेल थ्रू इन हाउस फैसिलिटी और इट्स रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट्स और ऑथराइज्ड एनी थर्ड पार्टी एजेंसी प्रोवाइडिंग बल्क ईमेल फैसिलिटी। जरूरी नहीं आप खुद भेजो, आप किसी की सर्विस लेके भी भेज सकते, ठीक है। फिर कंपनी का ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो जाएगा अगर उसने ट्रांसमिट कर चुका है ईमेल,
एंड कंपनी शैल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर फेलियर इन ट्रांसमिशन बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। एक बार रीसेंड करना है आपको, उसके बाद अगर नहीं गया तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं, बिकॉज इट इज बियॉन्ड योर कंट्रोल। If a member entitled to receive notice fails to provide or update any relevant email address to the company or depository participant, company shall not be in default for not delivering the, ये भी सेम है। कंपनी में सेंड ईमेल थ्रू इन हाउस फैसिलिटी या आउटसोर्सिंग एजेंसी। नोटिस ऑफ द जनरल मीटिंग, अगर आपने नोटिस ईमेल से भेजा है तो आप इसको वेबसाइट पे भी रख दो, किसी को नहीं मिला है तो वेबसाइट पे आके भी वो रीड कर सकता है। तो इट शैल बी साइमल्टेनियसली, साथ साथ, प्लेस्ड ऑन दी वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड ऑन द वेबसाइट एज मे बी नोटिफाइड बाय। तो एकदम जनरल सी बातें हैं, इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं वैसे कि कौन सी प्रोसीजर है इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजने की। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं, एकदम जनरल बातें हैं। आप अगर ये इमेजिन करते जाओ, बहुत बार आपको विजुअल मेमोरी काम आएगी, तो आप अगर ये इमेजिन करते जाओ ईमेल में क्या क्या होता है, तो आप ऑटोमेटिकली वो चीज़ ध्यान रख पाओगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आ चुके हैं। ओल्ड कोर्स में ज़्यादा आए हैं। ओल्ड कोर्स में यानी जब आईपीसीसी हुआ करता था, इंटरमीडिएट नहीं, आईपीसीसी में इसमें 3 बार क्वेश्चन आए हैं और तीनों बार 8 मार्क को आए हैं। बट उसके बाद फिर इंटर में एक ही बार आया था और 5 मार्क के लिए आया था। तो इंटर में कम आए हैं, बट आ सकता है इस पे क्वेश्चन। एकदम ए कैटेगरी तो नहीं है, बट फिर भी आ सकता है। 101 पे छोटे छोटे पॉइंट पे बनते हैं, जैसे वही 95% मेंबर्स अगर अलाउ करते हैं तो फिर आप शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं। ये सब छोटे छोटे पॉइंट पे बनते हैं। ठीक है, वैसे आपको एकदम रटने की जरूरत नहीं है, क्लास में ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। थोड़ा घर पे बस रिवाइज करना, रटने के पीछे मत जाना, रटना इम्पॉसिबल होता है। तो आप सीए एग्जाम्स में रट नहीं सकते, आप फाउंडेशन ही नहीं रट सकते। बड़े मुश्किल से अगर किसी ने फाउंडेशन रट भी लिया तो इंटर तो इम्पॉसिबल ही है। मैं डिफिकल्ट भी नहीं बोल रहा, इम्पॉसिबल ही है। तो क्योंकि इंटर में रटोगे कैसे आप, इससे फाउंडेशन से 5 टाइम कोर्स है, तो 5 टाइम से इन्हें बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। फाउंडेशन में इतनी बड़ी बुक थी, वो रटना इम्पॉसिबल। यहाँ पे भी इम्पॉसिबल नहीं, वहाँ कर सकते थे आप। अगर जैसे मैं हूँ, मैं तो रट लूंगा, मेरे को क्योंकि मैं इतने साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पूरी बुक याद है, मुझे ये भी बुक याद है, वो भी बुक याद है। लेकिन आपके लिए ये अभी पॉसिबल नहीं है, के लिए बहुत बार पढ़ना पड़ेगा आपको। कम से कम 5-7 बार पढ़ोगे तब जाके वो रटना होगा, वो भी बार बार बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा तब जाके वो होगा। तो रटने पे फोकस मत करो, समझो उसको, समझ के फिर अपन क्वेश्चंस भी देखेंगे ही, क्वेश्चन बैंक है, उस हिसाब से अपन देखते जाएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो आपको खुद को ही वो बहुत आसान लगेगा। तो रटने पे फोकस मत करना। ठीक है, तो ऐसा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक नोटिस है वो कैसे भेजा जा सकता है उसके बारे में। नोटिस इलेक्ट्रॉनिक मीन, इलेक्ट्रॉनिक मोड। ठीक है, तो ईमेल आप खोल के देख लेना, मोबाइल में नहीं, लैपटॉप वगैरह में देख लेना, तो आपको समझ जाएगा कि क्या क्या रहती है उसमें डिटेल। और उसके साथ एक बार इसको रीड कर लोगे तो आपको और आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा है। फिर स्पेशल नोटिस तो अभी नहीं पढ़ेंगे, मैंने आपको बताया। यहाँ तक कोई डाउट है क्या? कोई भी डाउट? के बाद हम कोरम पढ़ेंगे, फिर चेयरमैन पढ़ेंगे 103। कोरम पढ़ने वाले हम, फिर चेयरमैन, कुर्सी वाला आदमी। 105 प्रॉक्सी। सब लाइन से सेक्शन चल रहे हैं। पहले तो एजीएम ईजीएम वाले सेक्शन है, एजीएम लो। एजीएम अगर नहीं लोगे तो 97 एनसीएलटी को पावर देता है, 98 ईजीएम लेने के पावर देता है एनसीएलटी को, 99 पेनल्टी है अगर आपने एजीएम नहीं लिया, या 97 98 में ऑर्डर दिया था ट्रिब्यूनल ने और आपने मीटिंग नहीं बुलाए, तो ऐसे केसेस में 99 पेनल्टी बताता है। 100 एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग है, काफ़ी टाइम है अभी ये सब देखने को अपने को। इसके बाद 101 से हमने अभी शुरू किया नोटिस, 102 एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, फिर कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सी, ये लाइन से चलेंगे। अब मीटिंग हो रही है तो मीटिंग में पहले नोटिस भेजा, नोटिस से रिलेटेड एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, फिर मीटिंग कॉन्स्टिट्यूट होगी। कॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब है लोग आएंगे, तो लोग आने को ही हम बोलेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन, दैट मीन्स कोरम होना चाहिए प्रॉपर, और प्रॉपर चेयरमैन होना चाहिए। फिर कोई प्रॉक्सी भी आ सकते हैं। प्रॉक्सी मीन्स वो जिनको हमने बोला है, मेंबर ने बोला है कि मैं नहीं जा पा रहा, मेरे जगह तुम चले जाओ,
तो ये कब अपॉइंट किए जा सकते हैं, कौन हो सकते हैं, तो ये अपने को देखना है। तो प्रॉक्सीज देखेंगे। फिर 106 वोटिंग राइट से डील करता है। 107, 8, 9 और 10 ये अलग अलग प्रकार की वोटिंग है। वोटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, वोटिंग बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, वोटिंग बाय पोस्टल बैलेट एंड वोटिंग बाय पोल। तो पोल डिमांड कर सकते हैं, पोल के ऊपर फिर वोटिंग होगी। पोल के ऊपर मीन्स पोल रहता है। तो ये क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, ये भी हम देखेंगे। तो ज़्यादातर जो वोटिंग होती है दैट इज़ बाय शो ऑफ हैंड्स। अगर शो ऑफ हैंड से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो बोल सकता है कि पोल पे वोटिंग की जाए। फिर पोल लेके आएंगे। पोल लेके आएंगे मीन्स कागज़ लेके आते हैं, पेपर होता है, बैलेट पेपर। आपने कभी वोटिंग किया है क्या किसी ने अभी तक? इलेक्ट्रॉनिक वाली तो किए होंगे आपने, लोकसभा राज्यसभा वगैरह टाइप की। नहीं किए अभी तक? तो ठीक है, पहले जो वोटिंग होती थी ना, अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से होती है, वो बटन दबाओ, फिर वो बटन दबा के वो जो भी साइन होता है उसके आगे बटन दबाओ तो उसको वोट जाता है। पर पहले होता था डब्बे रहते थे, ऐसे बड़े बड़े डब्बे रखते थे, उसमें कागज होते थे, कागज में छपा होता था पहले से, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, इसको कौन चुनना चाहता है, इसको कौन, ऐसा लिखा होता था। तो इसको हम बोलते थे बैलेट पेपर। ये पेपर पे हमको लिखना पड़ता था, मैं इसको टिक कर रहा हूँ, तो मैं उसमें लिखता था ये व्यक्ति को मैं चुन रहा हूँ, फिर उसको फोल्ड करके डब्बे में डालते थे। पहले इस प्रकार से वोटिंग होती थी। फिर इसमें बहुत दिक्कतें आने लगी, क्योंकि कई एरिया में जैसे आप यूपी बिहार चले जाओ, वहाँ पे वो बैलेट बॉक्स गायब हो जाते थे, लोग उठा के ले जाते थे, तो ये सब होता था। हाँ, एक्चुअल में होता था, जो गुंडे लोग हैं तो बैलेट बॉक्स की चोरी हो गई, वोटिंग करने को मना कर रहे हैं, गुंडे लोग घर पे आके धमका रहे हैं, ये सब होता था पहले। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स में रजिस्टर होते जा रहा है तुरंत, तो उसमें दिक्कत आने के चांस कम होते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वो पूरा सिस्टम में रजिस्टर होते जा रहा है। तो पहले ये पेपर होते थे, तो वो पेपर में लिखे होते थे कि किसको आप कितना वोट देना चाह रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो वैसी वोटिंग यहाँ होती है जब पोल डिमांड होता है। तो अगर पोल डिमांड नहीं किया तो शो ऑफ हैंड्स। बट शो ऑफ हैंड्स में एक गड़बड़ होती है। क्या होता है, मेरे पास अगर 1 लाख शेयर्स हैं तो मुझे भी एक वोट मिल रहा है, आपके पास 10 लाख शेयर है, आपको भी एक ही वोट मिल रहा है, क्योंकि शो ऑफ हैंड्स में तो एक एक व्यक्ति को गिन रहे हैं। अपन बोल रहे हैं हाँ 10 लोग, 11 लोग थे उसमें से 10 लोग हाँ बोल रहे हैं, तो वोटिंग हो गई। लेकिन एक के पास 10 लाख शेयर्स हैं, एक के पास 1 लाख है, तो ये वोटिंग प्रॉपर नहीं है। इसीलिए मेंबर्स को अधिकार होता है कि वो बोल सकते हैं कि शो ऑफ हैंड से मैं सहमत नहीं हूं, वोटिंग बाय पोल किया जाए। फिर पोल जब होगा तो मुझे जितने मेरे पास शेयर्स हैं उतनी वोट्स मिलती हैं। मेरे पास 10 लाख शेयर है तो 10 लाख वोट मिलेंगे, आपके पास 1 करोड़ शेयर है तो 1 करोड़ वोट मिलेगा। तो जिसके पास जितने शेयर्स हैं उतनी वोटिंग होती है, तो प्रोपोर्शनेट वोटिंग होती है। तो ये पोल डिमांड किया जाता है अगर कोई सेटिस्फाइड नहीं है विद दी शो ऑफ हैंड से वोटिंग में। ठीक है, तो ये अपन देखेंगे अभी अगली क्लास में देखेंगे। पहले हम कोरम और चेयरमैन के ऊपर डिस्कशन करेंगे, फिर एक एक करके फिर प्रॉक्सी देखेंगे। ये सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, इनमें क्वेश्चंस आते रहते हैं। ठीक है, तो अपन चेयरमैन देखेंगे, कोरम देखेंगे, फिर प्रॉक्सी क्या होता है वो देखेंगे। चलो, कोई डाउट है क्या? तो कंक्लूड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। घर पे रेगुलर एक बार बस रिवाइज करो, जितना यहाँ पढ़ा उतना पढ़ लो, दैट विल बी सफिशिएंट। ठीक है, चलो, थैंक यू।